जय माता दी दोस्तों, स्टोरी विद किरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए मालती जोशी द्वारा रचित एक बहुत ही प्यारी सी पारिवारिक कहानी लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है परिणय। दोस्तों, कहानी आप अंत तक जरूर सुनिए। कहानी में एक माँ की परेशानी बताई गई है, जो अपने बेटे की शादी को लेकर बहुत ही परेशान है। तो कहानी में और क्या है वह जानने के लिए आप कहानी अंत तक जरूर सुनिए। और कहानी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना ना भूलें। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए, ताकि प्यारी प्यारी कहानियाँ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंच सके। तो चलिए प्यारी सी कहानी परिणय शुरू करते हैं। लौटते हुए मेरी आंखों में सीमा का कामनीय सौंदर्य तैरता रहा। घर से चलते हुए निश्चय करके चली थी कि अगर लड़की जीतू के योग्य न हुई तो साफ मना कर दूंगी। भारी भरकम दहेज के लालच में लड़के की जिंदगी बर्बाद तो न होने दूंगी। पता नहीं क्यों मन में एक बात बैठ गई थी कि इतने बड़े लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो लड़की जरूर ऐसी वैसी ही होगी। पर सीमा को देखते ही रह गई। खिलता चंपई रंग, तीखे नैन नक्श, घनी केश राशि, सुडौल देह यष्टि, मीन मेख निकालने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं थी। लगता था जैसे मेरे कल्पना में रची बसी पुत्र वधू की साक्षात ही उतर आई है। आनंद की तरंगों पर झूलते हुए मैंने कनखियों से अपने लाडले की ओर देखा। वह तदचित्त होकर गाड़ी चला रहा था। उसका मन कहाँ रहा हो, पर नजरें इस समय सड़क पर केंद्रित थीं। और ठीक भी तो है, एमजी रोड पर शाम के समय गाड़ी चलाना किसी नट के खेल के समान थोड़ी ही है। घर पहुंचते ही मैंने उसे कुरेदना चाहती थी, पर उसके इस मौके की तलाश में थी, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। हमें उतार कर सीधा डिस्पेंसरी चला गया। जुजलाई सी मैं कुछ देर गुमसुम बैठी रही। फिर मैंने उसके पापा को ही जा पकड़ा। कहिए, लड़की आपको पसंद तो आई है? फिर उसके पापा ने जवाब दिया, मुझसे क्या पूछती हो? अपने लड़के से ही पूछो। आप अपनी तो कहिए, भाई लड़की तो A1 है, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बाकी अब उन्हें रिश्ता जच जाए तब है। अरे वाह, रिश्ता न जचा होता तो क्या वे 10-12 बार हमारे दरवाजे पर आते? कोई हम तो लड़की मांगने गए नहीं थे। मैंने तैस में इस तरह से अ, जीतू के पापा को जवाब दे दिया। सो तो ठीक है भाई। अब वे चुप हो गए। समझ गए कि रामदास जी के वैभव की चकाचौंध से वे अब तक उबर नहीं पाए हैं। झूठ क्यों बोलूं, विस्मित तो मैं भी हुई थी। जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही पाया था, और जो था उसका प्रदर्शन करने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी। विशाल कोठी, 12 पंक्तिबद्ध बड़ी खड़ी 3-3 गाड़ियां, जिनके सामने हमारी मारिस एकदम छकड़ा लग रही थी। कीमती सूटों में सजे हुए उनके तीनों लड़के, गहनों कपड़ों से लदी हुई तीनों बहुएं, दामी कालीन, महंगा फर्नीचर, वर्दीधारी नौकर, शाही नाश्ता, हर चीज में प्रदर्शन था। हर बात पे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। चलने से पहले वह हमें अपना खूबसूरत लॉन और कलात्मक बगीचा दिखाते हुए काफी दूर तक ले गए, और फिर सहज भाव से एक खाली प्लाट की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि यह उन्होंने लड़की के लिए रख छोड़ा है। लड़कों को उन्होंने शहर के संभ्रांत इलाकों में एक एक बंगला बनवा दिया है, क्योंकि वह जानते हैं कि देर सवेर सबको अलग होना ही है। लेकिन लड़की को वे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, इसलिए प्लाट यहीं ले लिया है। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से यह सब बताया था, पर उनका उद्देश्य छिपा न रहा। उनकी संपन्नता पर, ऐश्वर्य पर विस्मय विमुग्ध होते हुए भी मेरे भीतर बैठी अभिमानिनी माँ मुझे बार बार जतला रही थी, देख, तेरे बेटे के लिए कितने बड़े घर का रिश्ता आया है। और तब बेटे की योग्यता के सम्मुख सारा वैभव हेय लगने लगा। एक बात सोच लो, जीतू के पापा कह रहे थे, यह शादी हो गई तो जीतू अपने पास नहीं रह पाएगा, वहीं बंगला बनाकर रहना पड़ेगा। कोई जरूरी है?
मैंने तुनक कर जीतू के पापा को जवाब दे दिया। क्या उसके घर द्वार नहीं है जो ससुराल में बसने जाएगा? और मेरे ही क्या 10-5 लड़के हैं जो उसे भेज दूंगी। फिर वह प्लाट। इस तरह से जीतू के पापा ने जीतू की मम्मी से सवाल कर दिया। पड़ा रहेगा, मैंने भी लापरवाही से बोल दिया। न होगा तो एक नर्सिंग होम डाल देंगे। नर्सिंग होम कम है इंदौर में। बच्चों के लिए तो कोई नहीं है। अपने तो बच्चों का ही बना लेंगे जिसमें स्पेशलाइज किया है। और बातों ही बातों में मैंने एक 3 मंजिले नर्सिंग होम की रूपरेखा भी बना ली। नीचे आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर, बीच वाली मंजिल पर जनरल वार्ड और सबसे ऊपर स्पेशल कमरे। सामने खुली सी बालकनी। पूरा नक्शा मेरे मन में तैयार कर लिया। इंजीनियर होती तो कागज पर उतार कर ही दोस्तों, जीतू की मां नर्सिंग होम का नाम सोच ही रही थी कि बाहर से गाड़ी के आने की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। लेकिन जीतू के पिताजी ने बोला, अपने लाडले से पूछ तो लो, सपने बाद में बुनती रहना। अपने बचपने पर झेपती जीतू की मां खाना लगाने उठ गई। खाने के समय मैं बार बार उसके चेहरे को देखकर टोह लेती रही, पर उसने जरा भी हवा न लगने दी। आखिरकार मुझसे न रहा गया। इनके उठते ही मैंने पूछ लिया, क्यों रे, लड़की कैसी लगी? बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूँ? इस तरह से जीतू ने जवाब दे दिया अपनी माँ को। क्या मतलब? फिर सारी शाम तू क्या करता रहा? उनकी मेहमान नवाजी का लुफ्त उठाता रहा। उनकी आंखें लंबी चौड़ी बातों से बोर होता रहा। मामा सारी चमक दमक देखकर यही लग रहा था कि बेकार एमडी किया है मैंने। बस पापा एक एजेंसी ले देते तो। बकवास बंद कर, पहले लड़की के बारे में बता। इस तरह से जीतू की माँ ने जीतू से पूछा। मामा, कहा तो मैंने कि उसे ठीक से देखा ही नहीं। अव्वल तो वह इतनी देर बाद कमरे में नमूदार हुई और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठ गई। न तो एक बार भी उसने ऊपर देखा, न मुंह से एक शब्द निकाला। मेरे ख्याल में वह या तो बहंगी है या तो गूंगी। चुप भी कर, जब देखो उल्टी सीधी बातें करेगा। लड़कियां क्या ऊंट की तरह मुंह उठाए सामने आती हैं? तो फिर देखने के लिए बुलाने का तात्पर्य क्या है? उसने जिद की। यह हिंदुस्तान है बेटे, इन्होंने एकाएक भीतर आते हुए कहा। शायद इतनी देर तक कान लगाए हमारी नोक झोंक सुन रहे थे। बोले, यह हिंदुस्तान है बेटे, भले घरों की लड़कियां यहाँ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ पापा। 2 साल अमेरिका में रहने से कोई अमेरिकन नहीं हो जाता। पर बात तो ऐसी कर रहा है जैसे वहीं पर पैदा हुआ हो। इनका स्वर कुछ सख्त हो आया था। जीतू के प्रति उत्तर नहीं दिया, चुपचाप हाथ धोने चला गया और हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में। शायद इस विषय पर वह अधिक बहस बढ़ाने का इच्छुक नहीं था। देखते देखते ही प्रथा से वह हमेशा से ही चिड़ा हुआ था। जया की शादी के समय भी उसने 2-4 बार हमारा विरोध किया था, पर वधू पक्ष की दुहाई देकर हमने उसका मुख बंद कर दिया था। पर अपने लिए तो इस तरह के नाटक करने से उसने साफ मना कर दिया था। कहता, मामा, जिस दिन कोई लड़की मुझे भा जाएगी, मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। पर उसकी यह बात ही तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण था। आजकल की लड़कियों का ठिकाना क्या होता है? हर क्षेत्र में तो उनकी घुसपैठ है। पता नहीं कौन कब टकरा जाए। डॉक्टर के लिए तो यह खतरा कुछ ज्यादा ही है, जिसमें जीतू जैसा सुदर्शन व्यक्तित्व तो हर कहीं प्रशंसक बटोर लेता है। इसलिए हम लोग बहुत चिंतित थे। जीतू के डॉक्टर होते ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर अमेरिका से लौटने के बाद तो जैसे बाढ़ सी आ गई थी। क्योंकि जीतू डॉक्टर था, इकलौता था, फॉरेन रिटर्न था। गली में सही पर अपना 2 मंजिला मकान था। पुरानी सही पर घर में एक गाड़ी थी। पिता की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। बिरादरी में ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के की कितने थे। खाता पीता घर और डॉक्टरी पास कर लोगों के मुंह में पानी आ जाता तो आश्चर्य था। तभी तो रामदास जी जैसे प्रमुख व्यवसायी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी।
बड़ी मुश्किल से जीतू साथ जाने के लिए राजी हुआ था। वह कह रहा था, पहले तुम देखाओ, पर लड़की वालों को बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगा। जया के वक्त के कुछ कड़वे मीठे अनुभव मन में अभी ताजे ही थे, इसलिए हम सब साथ ही वहां पहुंचे। रामदास जी ने इतनी आवभगत की, उनके परिवार ने इतना प्रेम टपकाया कि बार बार यही डर बना रहा कि लड़की अगर अच्छी न हुई तो उन लोगों को किस तरह जवाब देंगे। वह बहुत देर बाद बाहर आई। उस समय हम लोग कॉफी पी रहे थे। अपनी दोनों भाभियों के बीच चलती हुई वह कमरे में आई थी और एक अस्पष्ट सी नमस्ते के साथ सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी विनम्रता पर मैं मुग्ध हो गई थी। अंग्रेजी में एमए लड़की और इतनी सुशील, इतने लोगों के बीच उसका यह सहमा सिमटा रूप एकदम स्वाभाविक लग रहा था। तब यह बात मन में उठी कि कहीं नहीं कि इस तरह जीतू तो उसे बिल्कुल नहीं देख पाया होगा। वह भी तो बड़ी शालीन सी मुद्रा में बैठा हुआ था। सोच समझकर आखिर एक उपाय मैंने ढूंढ ही लिया। जया की सालगिरह के बहाने बहन भाइयों को एक दिन चाय पर आमंत्रित कर लिया। जया थी अपनी ससुराल में, इसलिए उपहार आदि लेकर मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं थी। 2 दिन तक मैं घर की सफाई में जुटी रही। फर्श को धो पोंछ कर चमकाया गया, नई चादर बिछाई, सोफे के कुशन बदले गए, पर्दे धुलवाई और तो और ड्राइंग रूम के दरवाजे तक नए सिरे से पेंट कर डाले। नया सा एक कालीन लेकर वहां डाल दिया। फिर भी जैसे ही मन की तृप्ति नहीं हो रही थी। हर कोण से मैं वहां की सजावट को देखती और हर बार कुछ न कुछ सुधार कर देती। ये लोग बीच में टोक न दे तो शायद मेरा यह क्रम मेहमानों के आने तक चलता रहता, क्योंकि मुझे उनका घर में देखकर आई थी, चाह रही थी मेरा भी घर उसी तरह से सजा संवरा रहे। दोनों बाप बेटे मेरे हाथ बांध कर बैठे हुए थे और मेरे परेशानी का मजा ले रहे थे। एक तो खुद करेंगे नहीं और मेरा फूला हुआ चेहरा देखकर ही जीतू मेरे मूड को भाप गया तो बोला, मामा क्यों बेकार ही परेशान हो रही हो? लाख कोशिश करें हम, यह घर कोठी तो बनने से रहा। उसे मत रोक जीतू, अपनी होने वाली बहू को इम्प्रेस करने की योजना है। एंड यू नो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कोठी न सही, आउट हाउस तो लगेगा नया घर। अरे आउट हाउस भी लग जाए तो गनीमत समझो, मैंने तुनक कर कहा। जाने किस दरिद्र जगह में डाल दिया है सारा पैसा। कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। गुस्से में ही सही, मैं अपने मन की बात कह गई थी। इतना लंबा चौड़ा मकान बनवा तो लिया, पर गली की वजह से उसकी सारी शान पर पानी सा फिर जाता था। रामदास जी के आउट हाउस सचमुच इससे अच्छा सो देते थे। उस दिन प्लाट दिखाने ले गए थे, तब उन्होंने दिखाई थी छोटे छोटे घरों की वह लंबी कतार। उनकी संस्था के कर्मचारी उनमें रहते थे। खुली जगह में हरियाली के समुद्र के बीच वे छोटे छोटे द्वीपों की तरह लग रहे थे। जीतू ठीक ही कहता है, बेकार मेहनत करने से क्या फायदा, उस वैभव से तो होड़ लेना ही असंभव है। ठीक 5 बजे लोग आ गए। छोटी वाली दोनों भाभियां, छोटा भाई और वह। मुझे अच्छा लगा। बहुत भीड़ होती तो वहीं उस दिन वाला किस्सा हो जाता। लगा कि लोग समझदार हैं। सीमा उस दिन की तरह गहनों से लदी नहीं थी। मेकअप भी बहुत हल्का था, इसलिए उसका सौंदर्य आज आंखों में चकाचौंध नहीं भर रहा था, बल्कि ठंडक दे रहा था। नींबू कलर की हल्के जरी के काम वाली शिफॉन उसके रंग के साथ एका हो रही थी और देखने वाली की आंखों को बांध लेती थी। मेरी नौकरानी ने तो वही निर्णय सुना दिया। लाडी घनी सुंदर छे हो, कदे मारी नजर नी लागी जाए। वे सभी लगभग समवयस्क ही थे। उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं रसोई में चली आई और देर तक नाश्ता लगाती रही। नाश्ते की तैयारी भी मैंने कल से शुरू कर दी थी और अपना सारा पाक कौशल दांव पर लगा दिया था। उन लोगों ने हर वस्तु के साथ न्याय किया और प्रशंसा के पुल बांध दिए। खाने के बाद मैं महिलाओं को घर दिखाने में लग गई।
उन दोनों बहुओं ने हर बात की प्रशंसा की, सजावट की, सामान की, कढ़ाई की, बुनाई की। सबसे अंत में उन लोगों को किचन में ले गए, जो मेरा अभिमान बिंदु था। सफेद रंग में नहाया हुआ, आधुनिक उपकरणों से सजा हुआ, अलमारी में झिलमिलाती स्टील के बर्तन, चमकते पीतल के बर्तन, हिंडालियम के डिब्बे और जगमग करती क्रॉकरी। मचान पर सी एक झालर से सजी अचार मुरब्बे की बर्नियां, जो भी देखता प्रशंसा करता। उनके जाते ही मैंने पूछा, क्यों रे, आज तो ठीक से देख लिया ना? तो जीतू ने जवाब दिया, हाँ अच्छी है। हाँ, बशर्ते बोलना नहीं जानती हो। तो मैंने तुरंत पूछा, क्या बात है? मतलब यह है ममा कि वह जरूर हकलाती होगी, नहीं तो 2 घंटों में क्या एक बार भी मुंह नहीं खोलती। आश्चर्य में भरकर मैं उसे देखती ही रह गई। देखो, 2-2 बार तो तुम लोग लड़की देख चुके हो, और तो और उसे घर भी बुला चुके हो। अब अगर मना कर दें हम लोग तो क्या शराफत होगी, बिरादरी में कहाँ मुंह दिखाएंगे। इन्होंने सख्ती से कहा, और अगर वहीं से इनकार आ जाए तब? उस ओर से निश्चित रहो, उनके मन में जरा भी शंका होती तो वे लड़की को यहाँ नहीं भेजते। मैं तो सोचता हूँ कि वे तो अपनी ओर से सब तरह से मान कर ही चल रहे हैं। तो तुरंत मैंने कहा, कैसे? याद नहीं, उस दिन जब हम लोगों ने प्लाट वगैरह दिखाने ले गए थे, तब रामदास जी ने पुराने पार्टनर की लड़की मिलवाई थी। तब उन्होंने जीतू का परिचय देते हुए कहा था, यह तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे हाँ, और मुझे एकदम सारी बातें याद आ गई। उस दिन रामदास जी हमें अपना बगीचा दिखाते हुए दूर तक उस प्लाट के पास ले गए थे, जो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए रख छोड़ा था। हम लोग मुआयना कर ही रहे थे कि पीछे की आउट हाउस की तरफ से एक लड़की साइकिल पर आती दिखाई दी। पास आते ही साइकिल से उतरकर उसने पहले रामदास जी को और फिर हम सबको सलज्ज भाव से प्रणाम किया। लड़की बहुत सुंदर थी, वेशभूषा भी साधारण ही था, पर कोठी के चमक दमक भरे वातावरण के बाद उसका रूप ऐसे लगा जैसे बरसात के बाद धूप निकल आई हो। स्कूल जा रही हो बेटे? मैंने उससे पूछा, तो उसने हाँ में जवाब। बस, तो उन्हें ठीक होना ही है। यह तुम्हारे जीजाजी अमेरिका से आए डॉक्टरी पढ़कर आए हैं। सो किसके लिए? रामदास जी ने कहा। फिर जीतू की ओर देखकर बोली, बेटा जितेंद्र, यह एक ही साली है तुम्हारी, लेकिन 10 के बराबर है, बचकर रहना। उसने कनखियों से जीतू को देखा और शर्माकर मुस्कुरा दी। फिर धीरे से रामदास जी से बोली, ताऊ जी, मैं अब चलूं? हाँ बेटे, 10:30 हो रहे हैं, चलो अब, नहीं तो लेट हो जाएगा। उन्होंने प्यार से पीठ थपथपाया, उसे विदा किया। जाने से पहले उसने एक बार फिर हम सबको नमस्कार किया और साइकिल हाथ में लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद ही वह उस पर सवार हुई। उसकी विनम्रता पर मुग्ध हो गई मैं। पूछ ही लिया, कौन है यह? बड़ी प्यारी लड़की है। तब रामदास जी ने बताया कि मेरे दोस्त की बेटी है। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। क्लर्की की बदी बदाई आमदनी से तंग आकर दोनों ने एक साथ ही यह बिजनेस शुरू किया था। तब कल्पना भी न थी कि इतना अच्छा चल पड़ेगा। दुख यही होता है कि जब अच्छे दिन आने को हुए तो मेरा दोस्त चल बसा। वह एक स्कूटर एक्सीडेंट में, और अनु से बड़ा एक लड़का था, दोनों उसमें मारे गए। तब से माँ बेटी यही हैं। धंधे में जो शेयर था उसके एवज में भाभी ने यह मकान मांग लिया। उसी में रहती हैं। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। पिछले 2 सालों से बीमार चल रही हैं, इसलिए उनके स्थान पर अनु को लगा लिया है। रिश्तेदार तो होंगे या कोई नहीं? मैंने सहानुभूति से रामदास जी से पूछ लिया। हैं, क्यों नहीं, पर बहन जी, रिश्ते सब पैसे से बंधे रहते हैं। शंभुनाथ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी आकर बहू को पोती को लिवा ले गए थे, पर इंश्योरेंस के पैसों को लेकर मन मुटाव हो गया। उनकी इच्छा थी कि वह पैसे शंभू की बहन की शादी में लगा दिया जाए। आखिर भाई होता तो कुछ न कुछ देता ही, पर अनु की माँ राजी नहीं हुई। तब से उनके ससुर में और अनु की माँ में थोड़ी अनबन हो गई।
बस तब से यहीं आकर रहने लगी। उन लोगों ने भी कोई सुधि नहीं ली। अनु की माँ इतनी स्वाभिमानी ऐसी है कि उसके बाद से पीहर में भी पैर नहीं दिया। यहाँ भी हम लोगों के रहते हुए नौकरी करें अच्छा नहीं लगता, पर माँ बेटी दोनों बहुत आन वाली हैं। फिर मैंने इसके बाद विषय बदल गया। रामदास जी अपने व्यवसाय के फैलाव का वर्णन करने लगे। इसी कारण वे अपने कुशाग्र बुद्धि बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं भेज सके। वैसे तीनों बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा लिए हुए हैं, एक तो विदेश भी हो आया था। उस आकर्षक बातचीत के बीच अनु दब गई थी। आज इन्होंने एकाएक याद दिला दिया तो मुझे अपने पर ही रोष आ गया। मुझे पहले ही यह ख्याल क्यों न आया। जीतू, हम लोग गलती कर गए, मैंने एकाएक कहा तो वह आंखों में प्रश्न भरकर मुझे देखने लगा। उस दिन हम लोग इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी न करके केवल अनु को बुला लेते तो ठीक था। तब जीतू ने पूछा, कौन अनु? अरे वह तुम्हारी इकलौती साली। सीमा के साथ वह आती तो वातावरण जरा खुल जाता। भाई का थोड़ा बहुत लिहाज करना ही पड़ता है। अनु रहती तो सीमा थोड़ी सहज हो जाती थी। ममा, क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं है? आखिर आप उसी के लिए इतनी व्यग्र क्यों हो रही हैं? मना नहीं कर पाएंगे जीतू, हम पापा को यह रिश्ता बहुत भा गया है। इस तरह से मैंने जीतू को समझाने की कोशिश की। उसने उत्तर नहीं दिया, केवल मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सीमा का नाम साफ पढ़ा जा सकता था। उस दिन मैं और जीतू पिक्चर देखकर लौट रहे थे। वैसे मैट्रिनी में अक्सर चली जाती हूँ, पर बहुत दिनों बाद गाइड देखने का सुयोग बना। उसका लोभ मैं संवरण न कर सकी। पिक्चर समाप्त हुई और जैसा कि तय था कि हाल से बाहर आते ही मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। जीतू गाड़ी रोककर रास्ते में एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और मैंने कहा, क्यों, दवा लेनी है? घर में दो दो डॉक्टर हैं, पर तुम्हें मैं केमिस्ट के यहाँ गए बिना चैन नहीं आता, उसने गाड़ी रोकते हुए कहा। जीतू ने इस तरह से मुझे झल्ला करके जवाब दिया, घर में डॉक्टर है इसीलिए तो मुसीबत है। कोई अपने मन की दवा ले ही नहीं सकता। इससे रिएक्शन होता है, इससे हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है और भी न जाने क्या क्या। भुनभुनाती हुई मैं उतर पड़ी। वह भी पीछे पीछे चला आया। शायद देखना चाहता था कि मैं कौन सी गोलियां ले रही हूँ। हम लोग स्टोर में घुसे ही थे कि आवाज आई, जीजा जी नमस्ते। चौंक कर देखा, बड़े बड़े नीले फूलों वाला गुलाबी सलवार सूट पहने एक प्यारी सी सोख सी लड़की जीतू से नमस्ते कर रही थी। आप? मैंने ठीक से पहचाना नहीं। जीतू ने हकलाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गए? श्रीमान जी, मैं अनु हूँ। इस तरह से अनु ने एकदम मजाकिया स्वर में जीतू को जवाब दिया। ओह, एकदम जैसे जीतू को सब कुछ याद आ गया। अपनी इकलौती साली को इतनी जल्दी भूल गए? फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कैसे पूरी की? हमने तो सुना था आप बड़े स्कॉलर हैं। मेडिकल कॉलेज में फैंसी ड्रेस थोड़ी ही सिखाया जाता है। उस दिन तो आप सफेद सी साड़ी पहनी थी, वहीं सोबर सी लग रही थी। उस दिन स्कूल जा रही थी ना, वहां तो भाई सोबर बनकर ही जाना पड़ता है। तो पढ़ाती भी हैं। हे भगवान, इस देश का क्या होने वाला है? जीतू भी अब मूड में आ गया था। देश की चिंता मत कीजिए जीजा जी, जो बच्चे आपके इलाज से बच जाएंगे वे ही हमारे स्कूल में आएंगे। मैं काउंटर पर खड़ी खड़ी उन दोनों के नोक झोंक का मजा ले रही थी। जब बिल चुकाकर लौटने लगी तब अनु ने मुझे देखा और नमस्ते किया। उसने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा और पास आकर खड़ी हो गई। तब मैंने उससे पूछा, कैसी हो बेटी और माँ कैसी है? मैंने औपचारिकता निभाई। माँ का तो आंटी चलता ही रहता है, उन्हीं की दवाइयाँ लेने तो आई हूँ। उसने कंधे पर लटका बैग खोलकर दिखाते हुए कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ दें? मैंने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा, नहीं आंटी, मेरे पास तो अपना लौह रथ है। पर यह बताइए आप लोग घर कब आ रहे हैं? उस दिन ताऊ जी कह रहे थे कि जीजाजी एक दिन माँ को देखने जरूर आएंगे। मैंने जीतू की ओर देखा। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, अनु जी, आपके घर हम आएंगे, पर एक शर्त है। तब अनु ने बोला, फरमाइए।
कुछ देर बाद पसोपेश में चुप रहा, फिर बोला, ममा तुम चलकर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। बच्चे इस तरह लिहाज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे शर्त क्या मुझे से छिपी हुई थी? सीमा को भी उसके साथ अनु के यहाँ बुलवाने की बातें होंगी और क्या। 5-6 दिन बाद एक दोपहर का खाना खाते हुए उसने पूछा, मम्मा शाम का कोई कार्यक्रम तो नहीं है? तब मैंने बोला, नहीं, क्यों, क्या बात है? अनु के यहाँ चलना है। मैं चलकर क्या करूंगी रे? यूं ही तुम लोगों को असुविधा होगी। हम लोगों से मतलब यही कि सीमा भी आएगी ना वहां? नहीं, उसके साथ सुबह इंदौर कॉफी में डोसा खा चुका हूं। यही तय हुआ था, उसने रूखे रूखे अंदाज में कहा था। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा भी बुझा बुझा सा था। शाम को कुछ यूं ही मूड में हम लोग रवाना हुए। अपनी कार हम लोगों ने जानबूझकर छोड़ दी थी। हमने स्कूटर ले लिया था जो बाहर बाहर चलता हुआ ठीक उस घर के सामने जाकर रुक गया था। वह प्रतीक्षा में द्वार पे खड़ी थी। हमें देखते ही उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। पहले कमरे में अनु की माँ का बिस्तर लगा हुआ था। उम्र पता नहीं क्या हो रही होगी, पर जीवन संघर्षों और बीमारियों ने उस औरत को बुरी तरह से थका दिया था। अनु मुझे भीतर लिवा ले गई। 2 ही तो कमरे थे, बीच में आंगन और उस पार रसोई। उसने बताया कि बाहर के कमरे में रहने से माँ को अकेलापन नहीं सताता। दरवाजा भी पलंग पर बैठे बैठे खोल लेती हैं। सुबह शाम कोठी से कोई नौकरानी आकर चौका बर्तन साफ सफाई कर जाती है, पर बाकी समय तो उन्हें अकेले ही रहना पड़ता है। आंगन में उसने कई गमले लगा रखे थे। मैं मूढ़े पर बैठे बैठे उन खूबसूरत फूलों को देखती रही कि कुछ क्षणों में जीतू आ गया। हाथ धुलवाएगी, जीतू ने कहा। वहीं जामुन के थाले में अनु हाथ धुलवाने लगी। कैसी है माँ? अनु ने अधीरता से जीतू से पूछा। वह चुपचाप हाथ धोता रहा, बेमतलब देर लगाता रहा। माँ ठीक तो हो जाएगी ना? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। अनु जी, हमने तो आपका वादा पूरा कर दिया, पर आपकी बात तो अधूरी रह गई। तो इसका हम क्या करें? शर्त तो सिर्फ दीदी को ले आने पर की थी। अब वह बुत बनी बैठी रही तो हम क्या करें? हाँ, आप कर ही क्या सकती हैं? 1 कप चाय तो पिला सकती हैं ना? ओह श्योर। एकाएक उसका चेहरा खिल उठा। माँ के बारे में पूछते हुए 2 आंसू बरबस गालों पर लुढ़क आए थे। वे अब धूप में ओस कण की तरह चमकने लगे थे। आप थोड़ी देर माँ के पास बैठिए, मैं चाय लेकर अभी आई। हम दोनों फिर से बाहर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर तक गुमसुम बैठने के बाद जीतू ने कहा, चाची जी, यहाँ आसपास आपके कोई रिश्तेदार नहीं है? तब चाची जी ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं बेटा, पर अपना कहलाने लायक कोई नहीं। 4 चाचा हैं अनु के, पर पिछले 10 साल से किसी ने एक बार भी इधर का रुख नहीं किया। अनु के मामा तो होंगे, एक है, और उनका अपना ही बड़ा परिवार है। फिर परिस्थिति भी साधारण है। उन पर बोझ बनने की अपेक्षा अपनी ही कमाई खाना अच्छा लगता है। अब तक तो ईश्वर ने आन निभा दी। अब 2 साल से लड़की खट रही है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बीमार चल रही हैं, अनु नौकरी करती है। कोई जिम्मेदारी आदमी पास रहे तो ठीक रहता है। मुझे मालूम है बेटे, दिन पर दिन मैं सिजती जा रही हूँ। जिंदगी से मुझे कोई मोह नहीं, पर मुझे इतना जिला दो कि अनु को अपने हाथों से विदा कर सकूं। कहते हुए माँ का स्वर कातर हो आया था। आप तो पता नहीं क्या सोच बैठी। उसके पूछने का मतलब यह नहीं था। मैंने ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा, अभी तो आपको जीना है, अनु के बच्चे खिलाना है। शादी तो हो ही जाए पहले। शादी की चिंता क्यों करती हैं आप? लड़की तो हीरा है। इस तरह से मैंने अनु की माँ को ढाढ़स बधाया। उसी समय हाथ में ट्रे लेकर अनु ने प्रवेश किया। माँ ने अपनी रामायण शुरू कर दी ना? उसने नाश्ता लगाते हुए कहा, इसलिए तो सब यहाँ आने से घबराते हैं। आंटी बेचारी पहली बार आई हैं, उन्हें भी बोर कर दिया तुमने माँ। उधर चाय नाश्ता का दौर शुरू हो गया था। थोड़े समय में लड़की ने काफी कुछ तैयार कर ली थी, पर मुझसे कुछ खाया नहीं गया। बीमार के कमरे में एक अजीब सी गंध सी बसी रहती है।
डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद मैं उसकी अभ्यस्त नहीं हो पाई हूँ। हम लोग उठने लगे तो अन्नू की माँ ने अनु से जीतू का टीका करने को कहा और उसके हाथ में 21 रुपए रखे। वह एकदम तमतमा गया, बोला, आप क्या मुझे फीस दे रही हैं? मैं तो घर का आदमी बनकर यहाँ आया था, डॉक्टर बनकर नहीं। अनु की माँ ने दोनों हाथ माथे से छुआते हुए गिड़गिड़ा कर कहा, फीस नहीं है बेटा, तुम्हारी फीस देने की सामर्थ्य हम में नहीं है। इस घर के तुम दामाद हो। अनु और सीमा में मैंने कभी फर्क नहीं किया। तुम घर के बड़े दामाद पहली बार घर आए हो, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाहिए तो था कि हम बहन जी को भी कुछ सत्कार करें, पर इतनी सामर्थ्य ही कहाँ है, बस हाथ भर जोड़ लेते हैं। इतना कहते हुए वे हाँप गईं। सगुन के रुपए ले लो बेटा, मैंने जीतू की जेब में जबरदस्ती वे नोट ठूसते हुए कहा। मैंने देखा अनु की माँ की आंखें तरल हो आई हैं। जीतू ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, पर वह गुमसुम हो आया था। सड़क तक हमें छोड़ने आई अनु ने भी इसे लक्ष्य किया। बोली, जीजाजी प्लीज माँ की बातों का बुरा न मानिएगा, कभी कभी वह बेहद भावुक हो जाती हैं। उनकी तबीयत तो देखकर हर बात मान लेती हूँ मैं, और आप भी मान लीजिए। नहीं अनु, मैंने किसी की भी बात का बुरा नहीं माना, जीतू ने उसे अस्वस्थ करते हुए कहा। माँ लोगों की बातों का कोई बुरा मानता है भला? अनु तो अस्वस्थ होकर घर लौट गई, पर जीतू सारे रास्ते वैसा ही चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मैंने समझाया भी, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। कल को तेरी शादी होगी तो मैं अनु को 20 की जगह 120 की साड़ी पहना दूंगी, पर आज अगर रुपए लौटा दिए तो दोनों माँ बेटी यही समझती कि उनकी परिस्थिति का मखौल उड़ाया जा रहा है। पर वह उसी तरह गंभीर बना रहा। रात अचानक मेरे मन में एक बात कौंधी और मुझे उसके उखड़े मूड का कारण समझ में आ गया। बत्ती बुझाकर सो चुके थे हम लोग, फिर भी मैं धीरे से उठाई और जीतू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला ही था और वह रोज की तरह बेड लैंप जलाए पड़ रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ गया और बोला, क्या बात है माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसके स्वर में घबराहट थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है रे, पास पड़े स्टूल पर बैठते हुए मैंने कहा। पर मुझे एक बात बता, क्या सचमुच सीमा ने आज तुझसे बात की नहीं की? क्यों नहीं? कम से कम इतना तो साबित हो ही गया कि वह गूंगी नहीं है और हकलाती भी नहीं है। मजाक रहने दे, मुझे ठीक से बता, अगर सचमुच उसका व्यवहार ऐसा ही रूखा रहा तो मैं इसे कल ही कह दूंगी। ऐसी घमंडिनी लड़की मेरे घर में नहीं चलेगी। जीतू ने कोई उत्तर नहीं दिया, वैसे ही मुंह लटकाकर बैठा रहा। और इस जरा सी बात के लिए तू क्यों मन खराब कर रहा है? दुनिया में क्या और लड़कियां नहीं है? मामा, अगर मैं उदास हूं तो सीमा के लिए नहीं, सारी शाम मैं सिर्फ अनु की माँ के लिए सोचता रहता हूँ। क्यों? उनकी हालत बहुत खराब है मामा, हार्ट अटैक, उनका एक जो है हार्ट डैमेज है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पैरालिसिस का एक और अटैक उन्हें हो चुका है, दूसरा किसी भी समय हो सकता है और वह इतना आसान नहीं होगा। पैरालिसिस पर उनकी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती। उम्र से क्या होता है, ब्लड प्रेशर है तो है, डायबिटीज़ तो है, शुगर का पेशेंट कितना हाई जा रहा है, उनका चार्ट देखती तो तुम्हें गस आ जाता। कोई जिम्मेदार आदमी घर में होता तो मैं स्थिति की गंभीरता से उसे परिचित कराता, पर ले देकर वह वही एक लड़की है घर में, उससे कोई क्या कहे, कैसे कहे? सच ही तो कहा रहा है वह। जया सगाई के 4-5 दिन पहले ही आ गई थी। आते ही वह शुरू हो गई, ममा लड़की खूब सुंदर है ना, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। अब जैसी भी है देख लेना, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। नहीं ममा, ऐसा गजब न करना, अपने यहाँ इतने रिश्ते मैंने
लौटा चुकी हूँ। सबसे कह रखा है एक ही बहू आएगी घर में तो वह ऐसी वैसी नहीं चलेगी। अब जो यह लड़की सुंदर न हुई तो लोग मेरा मजाक बना डालेंगे। मेरी जिठानी तो अभी से कह रही थी कि देखें कौन सी अप्सरा आएगी। उनकी भतीजी के लिए मना करके मैंने उन्हें खूब नाराज कर दिया है ना। मेरी बात से जया की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। मैंने भी उसे ज्यादा प्रतीक्षा कराना उचित नहीं समझा। दूसरे ही दिन सीमा को बुलवा भेजा। सगाई की साड़ी खरीदने का बहाना था। वैसे भी मैं अब तक जया के लिए रुकी हुई थी। सोचा लड़कियों की पसंद से ही खरीदना ठीक रहेगा। रोज रोज कोई इतनी महंगी साड़ी तो खरीदता नहीं। रामदास जी स्वयं बेटी को लेकर उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर बोले, आपका आदेश टाला नहीं जा सकता था, इसलिए ले आया हूँ। वैसे उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है, आप जो भी पहनाएंगी पहन लेगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि खरीदारी तो बहाना है, दरअसल जया उसे देखना चाहती थी। मेरी बात से उनका सारा संकोच दूर हो गया। बार बार यह कहकर कि लड़की अब आपकी है, जब चाहे बुलवा लीजिएगा, वह वापस लौट गए। मैं जानबूझकर उन लोगों के साथ बाजार नहीं गई। सीमा के साथ अनु आई थी। मैंने जया के साथ जीतू को कर दिया। सोचा सब बराबर उम्र वाले साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। मेरी वजह से बेचारों को यूं संकट में न पड़ जाएंगे। अनु और जीतू की नोकझोंक तो रामदास जी के जाते ही शुरू हो गई थी। बोली, जीजा जी आज तो ताऊ जी का लिहाज करके चली आई, पर यह मत जानिएगा कि हर बार इसी तरह दीदी के साथ घिसटती चली आऊंगी। भविष्य में बकायदा निमंत्रण भेजना पड़ेगा, आखिर हमारी भी तो कोई प्रेस्टीज है। क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी प्रेस्टीज का तो हमें ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए। हमारी वकील तो आप ही हैं। इस तरह से अनु और जीतू में नोकझोंक होने लगा। हाँ ठीक ही तो है, अब तो आपकी नजरों में एक ही व्यक्ति सुंदर रह गया है। कहते हुए उसने होंठ भींच लिए, पलकों के किनारे भीग गए। मैंने जीतू को डांट कर चुप कराया तो बोला, बस इतने में ही रो दी। और आपके ताऊजी कह रहे थे एक ही साली है, बस 10 के बराबर है। हमने तो सिर्फ वानगी पेश की थी और आपके छक्के छूट गए। उनकी इस जुगलबंदी का हम सभी मजा ले रहे थे। जीतू की आखिरी बात पर तो सब लोग ठठाम कर हंस पड़े। अनु की बहादुरी के साथ मुस्कुरा दी। इसी हंसी खुशी के वातावरण में सब लोग घर से विदा हुए और उन लोगों के चले जाने के बाद मुझे याद आया कि इस शोर शराबे के बीच सीमा एकदम गुमसुम बैठी हुई थी। बोलना तो दूर, वह एक बार मुस्कुराई भी नहीं। शर्मिली बहुत लड़कियां देखी हैं, पर मैंने उनके अधमुंदे ओठों से, नत पलकों से हंसी को की किरणें निरंतर फूटती रहती हैं। सीमा शर्मिली नहीं, घुन्नी लड़की है। जीतू जैसे हंसमुख लड़के के साथ उसका निबाह कैसे होगा, या उसे भी अपनी तरह मनहूस बनाकर रख देगी। जब से यह शादी तय हुई है मैं इसी चिंता में घुली जाती हूँ। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। एक बार मुंह खोलने का प्रयास किया था तो बुरी तरह डांट खानी पड़ी थी। बोले, तुम तो जीतू को अभी से दूध मुहा बच्चा ही समझती हो। वह तुम्हारे सामने नाटक करता है और बाहर उसे लेकर होटलों में घुमा करता है। होटल में सिर्फ एक बार गया था जी, तभी तो। इस तरह से मैंने जीतू के पिताजी को जवाब दिया। एक बार या 100 बार, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने लाडले को समझा दो, यह हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं। यहाँ की लड़कियां ऐरे गैरे के साथ होटलों में नहीं जाया करती। और बात फिर दब गई थी। पर जितनी बार सीमा को देखा यही लगा कि इस लड़की से मेरा या जीतू का निर्वाह कैसे होगा। कोई और लड़की होती तो इतने दिनों में घर से एक आत्मिक संबंधित स्थापित हो जाता, पर यह आज भी उतनी ही पराई लगती है। बाजार से लौटी जया तो भरी हुई थी। साड़ी का डिब्बा मेरे सामने पटक कर बोली, लो देख लो, पूरे 700 की साड़ी है। पर महारानी ऐसे मुंह बनाती थी जैसे उनके लिए छीट खरीदी जा रही हो। मैंने डिब्बा खोलकर देखा। रानी कलर की बनारसी रेशमी साड़ी जरी की बूटियों से झिलमिला रही थी। उसे पसंद नहीं आई। मैंने अधीर होकर जया से पूछा, अरे
मुंह खोलकर कहे तब ना। मूर्ति की तरह कोने में बैठी रही, हाथ लगाना तो दूर एक बार आंख उठाकर देखा तक नहीं। वह तो अनु साथ में आई थी, जिसकी मदद से मैंने साड़ियां का खरीदा और साड़ियों का चुनाव कर डाला। मेरा मन एकदम बुझ गया। माना कि बड़े घर की लड़की है, बनारसी साड़ी उसके लिए अनोखी चीज नहीं, पर सगाई की साड़ी के साथ तो एक भावनात्मक संबंध होता है। मुंह से कुछ न कहे तो कोई बात नहीं, आंखों से ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। कम से कम जया का मन तो रख लेती। वह तो इतनी आहत होकर लौटी थी कि बहू की रूप चर्चा उसके सामने व्यर्थ ही है। मुझे यही तो डर लगता है। मैंने कहा, अजीब घुन्नी लड़की है, जीतू के साथ पता नहीं कैसे निभेगी। घुन्नी नहीं ममा, घमंडी है। इस तरह से जया ने एकदम चिढ़कर अपनी माँ को जवाब दिया। तुम तो अब अपनी चिंता करो, जीतू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनकी तो खूब घुट रही है। अभी आते आते भी उसने एक चिट्ठी चुपके से पकड़ाई है, मैंने साफ देखा है। जया की बात से सचमुच चौंका दिया मुझे। सोचा ये ठीक ही कहते हैं, जीतू यूं ही सामने नाटक करता होगा। मैं भी तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती हूँ। सीमा ने क्या बात की, कैसे की, बेचारा जवाब दे भी तो क्या दे। कुछ भी हो, मन से एक बोझ तो उतर ही गया। सारी तैयारी करते करते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन ये लोग ओली डालने जा रहे थे। इतने बड़े घर से संबंध होने जा रहा था। पहली बार हम लोग कुछ लेकर जा रहे थे, पर जैसे सारी चिंता मेरे ही सिर पर थी और कोई मेरा हाथ बटाने नहीं आ रहा था। जीतू का तो खैर प्रश्न ही नहीं था। जया मुंह फुलाकर बैठ गई थी। उसे सीमा जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। कल जीतू ने चिढ़ा दिया था कि सीमा के आने के से दीदी का सौंदर्य तेज थोड़ा फीका पड़ जाएगा। इसी से वह नाराज है। बात हंसी मजाक में ही टल जानी थी, पर जया बहुत बुरा मान गई थी। उसकी ओर से किसी सहायता की आशा करना ही व्यर्थ था। सबसे ज्यादा रोज तो मुझे उसके पापा पर आ रहा था। एक बार भी उन्होंने सारा सामान नहीं देखा, न ही कुछ पूछताछ की। मैं बिस्तर पर गई, तब वे बड़े मजे से खर्राटे भरकर सो रहे थे। इतना ताव आया मुझे, उन्हें झकझोर कर जगाया मैंने और पूछा, सुनो, सुबह जमाई साहब को लेने स्टेशन कौन जा रहा है? ठीक से तय कर लो, नहीं तो समय पर कोई नहीं पहुंचेगा। तब उन्होंने जवाब दिया कि कोई नहीं जा रहा है। तब मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने पूछा, भाई क्यों? क्यों, आपको कैसे पता चला? क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैंने ही उन्हें फोन करके मना किया है। अरे क्यों? क्योंकि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। रामदास जी को हार्ट अटैक हो गया है। हाय राम। कैसे? क्योंकि उनकी लड़की अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। वह एकदम झल्ला कर उठ बैठे। तुम्हारी इस क्यों का कहीं अंत भी होगा? लड़कियां किसी के साथ क्यों भाग जाती हैं? क्या यह भी मुझे बताना ही होगा? खिसिया कर चुप हो गई मैं। सच तो पागलों की तरह प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही हूँ। कम से कम इनकी मन स्थिति का तो ख्याल किया होता। शाम से अनमने हैं बेचारे, पर मुझे अपनी व्यस्तता के बीच ध्यान ही न आया। इस कांड की तो मैंने कल्पना भी न की थी। मन इतना बौखला गया था कि अनचाहे मुंह से निकल गया, अब क्या होगा। तब उन्होंने झल्ला कर कहा कि जाओ मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटो। तुम दोनों माँ बेटे तो शुरू से ही मीन मेख निकाल रहे थे ना, अब तुम्हारे मन की हो गई है। घर आई लक्ष्मी दरवाजे से लौट ही गई। खूब आनंद मनाओ अब। क्षोभ उनके हर शब्द से टपक पड़ा। रामदास जी के घर समधी बनकर जाने का सबसे ज्यादा चाव उन्हीं को था, इसलिए सबसे ज्यादा निराश भी उन्हीं को झेलनी पड़ी। इसके बाद चुप रहने में ही मैंने अपनी खैरियत समझी, पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बार बार सीमा का रूखा व्यवहार याद आ जाता था। उसे हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो वह स्वाभाविक ही था। पर घर के लोग कैसे हैं, क्या उन्हें भी अंदाजा न हुआ? लेकिन लगता है वे लोग सब जान गए थे, तभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। जिस दिन से रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने हमें सांस नहीं लेने दिया। यह तो ईश्वर की कृपा थी, जो समय रहते सारा रहस्य खुल गया। मुझे कमरे में आते हुए
उसने दर्पण में देख लिया था। वहीं से बोला, तुम परेशान क्यों हो रही हो मम्मा? मैं अभी सेव बनाकर वहीं आ तो रहा था। मैं तो यूं ही चली आई थी रे। चाय की ट्रे गोल मेज पर रखते हुए मैंने कहा, सोचा साथ साथ चाय पी लेंगे और एक बात भी करनी थी। तब उसने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? हाँ, ऐसा ही समझ लो। वह तो सीमा है ना। वह इस बुरी तरह से चौका कि रेजर हाथ से फिसल ही गया। गीले तौलिए से गाल को सहलाते हुए मेरे सामने आकर बैठ गया और अधीर स्वर में बोला, सीमा का क्या कह रही थी तुम? क्या किया है उसने? वह अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। मैंने सपाट स्वर में आखिर कह ही डाला। ओह ममा, उसने एक दीर्घ उसास छोड़ी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उतनी सी बात बोलने में इतना देर लगा दिया। क्या सोच गया था? मैंने हैरत से उनसे पूछा। दरअसल ममा, मैं एक पागलपन कर बैठा था, उसने खिसियाए स्वर में कहा। इससे पहले कि मैं पूछूं, वह उठा और दराज में से एक कागज का पुर्जा निकाल लाया और बोला, लो पढ़ो। पढ़ने को था ही क्या, बस 2 पंक्तियां थी। अगर आप शादी से इनकार नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन कुछ खा लेना पड़ेगा। कब मिली यह चिट्ठी तुझे? मैंने कांपते हुए स्वर में जीतू से पूछा। उसी दिन जब हम लोग साड़ी खरीदने गए थे। तो पगले, मुझे बताया क्यों नहीं? कैसा सर्वनाश हो जाता अभी। एक जिद से सवार हो गई थी ममा। मैं भी जया की तरह सोचने लगा था कि लगता था यह लड़की हमें बहुत छोटा करके देखती है। इसके दर्प को तोड़ना होगा। इसे ब्याह कर घर लाना ही है, भले ही दूसरे दिन उसे छोड़ आना पड़े। उसकी बेरुखी का और भी कोई कारण हो सकता था, इस ओर ध्यान ही नहीं गया। और अगर वह सचमुच कुछ खा लेती तो? मैंने कप में चाय डालते हुए जीतू से पूछा। इसीलिए तो तुमने जब एकाएक उसका नाम लिया तो मैं डर गया। मुझे तो हैरत होती है ममा, पढ़ी लिखी होकर भी ये लड़कियां इतनी बुजदिली कैसे होती है? अपने मन की बात मुंह खोलकर कहती क्यों नहीं? बस गूंगी गाय की तरह हर किसी खूंटे से चुपचाप बंध जाती हैं। अब तो उसने अपने तेवर दिखला दिए ना, मैंने कड़वाहट भरे स्वर में कहा। हाँ, यह तो मानना पड़ेगा, उसने काफी दिलेरी का काम किया है। पता मालूम तो मेरी ओर से बधाई का तार भेज देना। मैं तो इसी बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वह काफी समझदारी से पेश आई। शादी की रात तक इंतजार नहीं किया, नहीं तो अपनी जिंदगी में भी फिल्म स्टोरी बन जाती। सीमा के अपने घर में जो भी कहर बरपा हुआ हो, पर इस घर की भी तो रौनक कुछ दिनों के लिए छिन गई थी। बच्चों के पापा का मूड तो उसी दिन से ऑफ हो गया था। मेरा मन भी बुझ गया था। जया भी इतने दिनों बाद इंदौर से आई थी, पर सहेलियों से मिलने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का उसमें जरा भी उत्साह नहीं रह गया था। जहाँ भी जाओ वही प्रश्न, वही कौतूहल, वही शंकाएं, वही खीज से होने लगती थी। हम सब के बीच जीतू बिल्कुल सरल स्वाभाविक बना हुआ था, पर माँ थी इसलिए जानती थी कि वह भीतर ही भीतर हिल गया है। उसके ठहाके बेजान होते जा रहे थे। दीदी के साथ उसकी नोकझोंक में कोई दम नहीं रहा। जया के बच्चों के साथ चल रही उसकी छेड़खानी भी मात्र एक दिखावा रह गया था। और फिर जया ने एकदम घर लौटने का फैसला कर लिया। उसे रोकने में कोई तुक भी नहीं था। भारी मन से मैंने विदा कर दिया। जया को विदा करने की तैयारी की और जया को मैंने विदा कर दिया। जब हम जया को छोड़ने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो कुलियों के सिर पर सामान लदवा कर हमने प्लेटफॉर्म पर पैर दिया ही था कि आवाज आई, नमस्ते दीदी, नमस्ते आंटी। मैंने चौंक कर देखा, यूनिफॉर्म की साड़ी पहने बच्चों के एक झुंड से घिरी अनु खड़ी है। आज जा रही है दीदी? उसने पूछा, पर उत्तर की कौन कहे। दोनों भाई बहनों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे मुंह उठाए 3 व्हीलर की तरह चले गए। बेचारी का इतना सा मुंह निकल आया, मुझे दया हुआ आई। वैसे भी पीछे से ही घिसट रही थी मैं। पास जाकर पूछ लिया, कैसी हो अनु? माँ ठीक है? माँ ठीक नहीं है आंटी, परसों से बुखार में पड़ी है, उसने उदास स्वर में कहा। तो छुट्टी क्यों नहीं लेती? रोज रोज छुट्टी कौन देता है आंटी? फिर यह तो जनवरी का महीना है, रोज ही बच्चों को लेकर किसी न किसी स्कूल में जाना पड़ता है। प्रतियोगिताएं जो चल रही हैं।
आज भी मऊ जा रही हूँ, घर पर महरी को बिठा कर आई हूँ। ट्रेन ने शायद सिग्नल दे दिया था। प्लेटफॉर्म पर गहमा-गहमी एकदम बढ़ गई। उसी शोर शराबे में अनु की आवाज भी खो गई और अनु भी जया को ढूंढते हुए मैं भीड़ को चीरते चल पड़ी। लौटते समय मैंने जीतू से पूछा, अनु से बात क्यों नहीं की तूने? उस बेचारी का क्या दोष है? तो जीतू ने जवाब दिया, उसका दोस्त तो कुछ नहीं मामा, लेकिन सजा तो सभी को भुगतनी ही पड़ती है। उसके स्वर से चौंक कर मैंने देखा, व्यथा से या कि रोष से उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने ठीक ही समझा था। लड़का भीतर ही भीतर हिल गया था और फिर एक बार रिश्तों की बाढ़ सी आ गई। खबर फैलते ही देर नहीं की कितनी लगती है। फिर शुरू हो गई बरसात फोटो और जन्म कुंडलियों की। सुबह शाम दरवाजे पर परिचित अपरिचित चेहरों की भीड़ जुटने लगी। बढ़ चढ़कर दहेज के आकर्षक प्रस्ताव सामने आने लगे। लाख बार समझाया कि अभी हम लोग कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं है, हमें मुंह कुछ संभलने का मौका दीजिए, पर लोग इसे भी वर पक्ष की एक अदा ही समझते हैं। फिर से मनुहार शुरू हो गई। अब लड़कियां क्या सड़कों पर पड़ी मिल जाती हैं, पर उससे उलझे कौन? गोमती भाभी के चाचा जी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए थे। अच्छा खानदान था, खाते पीते लोग थे, लड़की सुंदर थी और डॉक्टर थी। जीतू मेडिको पत्नी के पक्ष में कभी नहीं था, पर लड़की के पिता ने कहा, डिग्री ले ली है, आप चाहेंगे तो नौकरी करेगी, नहीं तो घर गृहस्थी में ही उसे बहुत रुचि है। जीतू चाहेंगे तो घर पर ही छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल देंगे। वैसे उसका कोई आग्रह नहीं, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा मेरी बेटी करेगी। उन दिनों वह यशवंत अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी। तय हुआ कि उस वहीं चलकर उसे देखा जाए। जीतू से तो साफ साफ कहना व्यर्थ ही था। मैंने बहाना बनाया, छटिल मंजी पर अमुक चाची बीमार पड़ी हैं, उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तू साथ चला चलेगा तो थोड़ी लिफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। अस्पताल की विशाल पोर्ट में स्कूटर टिकाया ही था कि देखा सीढ़ियों पर एक परिचित आकृति हथेलियों में मुंह छिपाकर सिसक कर रो रही थी, और वह थी अनु। हम दोनों ने मुंह से एक साथ निकला। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर हमारी ओर देखा और पास चली आई। बोली, जीजा जी, माँ बहुत बीमार है। उस दिन स्टेशन पर जीजा जी कहते हुए उसकी जबान लड़खड़ा गई थी, पर आज उसे इसका होश नहीं था। उसकी माँ सचमुच बीमार थी। क्या हुआ है माँ को पता नहीं, परसों से यहाँ ले आए हैं, तब से उन्होंने एक बार भी आंख नहीं खोली है। कौन से नंबर में है, चलो देखते हैं। इसी इंटेंसिव में है, पर वहाँ किसी को भीतर जाने थोड़े ही दे रहे हैं। ताई जी, भाई साहब, मामा जी सब बाहर ही बेंचों पर बैठे हैं। मुझे से तो वहाँ बैठा नहीं जाता, रुलाई सी छूटने लगती है। जीजा जी, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो जाने देंगे ना? उसने अधीरता से पूछा। मामा जी आए हैं? जीतू ने पूछा। हाँ, कल शाम ही आए, उन्हें तार दे दिया था ना। अच्छा अनु, तुम अंदर चलो, मैं डॉक्टर परिहार को लेकर अभी आ रहा हूँ। जीतू ने अधिकार पूर्वक लहजे में कहा। एक बार हम लोगों की ओर करुण दृष्टि से देखते हुए अनु भारी कदमों से भीतर चली गई। उसके जाते ही जीतू मेरे सामने तन कर खड़ा हो गया और पास से गुजरती बेतहाशा भीड़ को अनदेखा करके बोला, मामा, क्या तुम इस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर सकोगी? मैं हतप्रत हो उसे देखती रह गई। यह मत सोचना मामा कि मैं भावावेश में आकर इतनी बड़ी बात कह बैठा हूँ। पिछले कई दिनों से यह बात मेरे मन में घुमड़ रही थी, पर मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। अब तो सोच विचार के लिए समय ही न रहा। बोलो ना मामा, प्लीज कुछ तो बोलो। पर बेटे, ये बातें हड़बड़ी में तय नहीं की जाती। मैंने कहना चाहा तो वह फौरन मेरी बात काट कर बोला, कहा, ना मामा, अब सोच विचार के लिए समय नहीं रहा। मुझे मालूम है अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए तुम्हारे मन में ढेर सारे अरमान हैं, पर मामा, भीतर जो दम तोड़ रही है वह भी एक माँ है। उसने भी अपनी इकलौती बेटी के लिए कई सपने संजोए होंगे। उन सपनों के लिए वह जिंदगी भर अपनों से, परिस्थितियों से लोहा लेती रही। अब तो शायद वह कुछ भी कहने सुनने से परी चली गई है, पर अगर एक क्षण को भी उसकी
चेतना लौट आए तो मैं उसे अस्वस्थ करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, पर मम्मा इसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए। दोगी ना? उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी कि अनुबद हवा सी दौड़ती आई और बोली, जीजा जी जल्दी चलिए ना प्लीज, माँ को देखिए वे लोग क्या कह रहे हैं। पल भर को हम दोनों जैसे काठ हो गए। मैंने ही किसी तरह अपने को समेटा और कहा, जीतू तू अंदर जाकर देखो, अनु की चिंता मत करो, वह मेरे पास है, हमेशा रहेगी। और सुबकती हुई अनु को मैंने अपने अंक में भर लिया। दोस्तों, यह प्यारी सी इमोशनल कहानी परिणय आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह प्यारी प्यारी कहानियों के लिए प्लीज़ 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 चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर से मैं नई प्यारी कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो जय माता दी।